डंकन कॉर्पोरेशन में टॉप फ्लोर के ऑफिस में पैक्सटन ने ब्रैंडन को वो जानकारी दी जो उसने अभी अभी हासिल की थी। ब्रैंडन ने बिना ऊपर देखे ही पहचान लिया कि ये पैक्सटन है। वो तो ये भी अंदाज़ा लगा सकता था कि पैक्सटन यहाँ किस लिए आया है। ब्रैंडन के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने अपनी आंखें भी नहीं हिलाईं। ब्रैंडन ने हल्के से होंठ खोले, चेहरा बिल्कुल भावहीन और ठंडा रखते हुए धीमे से कहा, न्यूज़ फ्रॉम हैकर अलायंस। पैक्सटन चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका बॉस इतनी सटीक तरीके से अंदाज़ा लगा लेगा। आखिर पैक्सटन को ये जानकारी कुछ ही मिनट पहले मिली थी। जी मिस्टर डंकन, हैकर अलायंस ने हमसे मिलने के लिए हामी भर दी है। मीटिंग आज रात 8 बजे तय हुई है। ये सुनकर ब्रैंडन हल्का सा भौहें सिकोड़ने लगा। भले ही उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि हैकर अलायंस मिलने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वे इतना कम समय देंगे। क्या हैकर अलायंस डंकन परिवार को तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहता था? ब्रैंडन का चेहरा गंभीर होते देख पैक्सटन की भौहें भी सिकुड़ गईं। उसकी नज़र में ये मामला आसान नहीं था। हैकर अलायंस बहुत रहस्यमय था। पैक्सटन ने सुना था कि आईटी के टॉप कंप्यूटर स्किल्स वाले लोगों के अलावा उस संगठन में बेहतरीन फाइटर्स भी हैं। कह सकते हैं कि हैकर अलायंस में हर तरह के एक्सपर्ट मौजूद हैं। वरना सिर्फ कुछ सालों में ही वह चिप इंडस्ट्री पर करीब करीब कब्जा नहीं कर लेता। मिस्टर डंकन, क्यों न मैं आपका रूप धरकर आज रात मीटिंग में चला जाऊं? पैक्सटन को लगा कि मास्क पहनकर जाना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ब्रैंडन डंकन कॉर्पोरेशन का अकेला उत्तराधिकारी था। उसे खतरे में डालना मुमकिन नहीं था। ब्रैंडन ने हल्की सी हंसी उड़ाई, जिसमें मजाक और ठंडापन दोनों थे। उसने भौं उठाकर पैक्सटन को देखा। क्या हुआ? डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा? पैक्सटन ने अपने बॉस की आंखों में ठंडापन महसूस किया। वह इतना डर गया कि तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और सिर हिलाते हुए अपनी गलती मान ली। मिस्टर डंकन, मुझसे गलती हो गई। पनिशमेंट दीजिए। मैं बस इसलिए चिंतित था कि हैकर अलायंस बहुत चालाक है और शायद हम अपना बचाव न कर पाएं। काले मार्बल टेबल पर अपनी लंबी पतली उंगलियां हल्के हल्के थपथपाते हुए ब्रैंडन ने पैक्सटन की चिंता सुनकर हल्की सी मुस्कान दी। अगर हम अपना बचाव नहीं कर पाए तो न सही। मैं देखना चाहता हूं कि हैकर अलायंस कितना काबिल है। उधर स्वॉन्स में कैथरीन को भी रोनन से खबर मिली। बॉस, हमने डंकन परिवार से आज रात 8 बजे चाम्बा के रूम 888 में मिलने का प्लान किया है। सुना है कि डंकन का नौजवान मुखिया हमसे मिलने आएगा। क्या मैं जल्दी आकर आपके साथ चलूं? कैथरीन ने मैसेज देखा, डिलीट किया और रोनन को जवाब भेजा। नहीं, जोसेफ मेरे साथ आएगा। फोन के दूसरी तरफ रोनन ने मैसेज पाकर घबराकर स्क्रीन को देखा। उसे अचानक क्यों लगने लगा कि वह अब अपने बॉस का फेवरेट नहीं रहा। वो गद्दार जोसेफ उससे भी ज्यादा बॉस के करीब कैसे हो गया? रोनन को अच्छा नहीं लगा और वह कैथरीन के पास जाना चाहता था, लेकिन बॉस के ऑर्डर के बिना रोनन की हिम्मत नहीं हुई। और वैसे भी कैथरीन के गुस्से का अंदाजा सबको था। रात 8 बजे चाम्बा आधिकारिक रूप से खुल गया। अभी अभी खुलने के बावजूद वहां बहुत भीड़ थी। चारों तरफ रौनक थी। रूम 888 में डंकन कॉर्पोरेशन के लोग पहले से मौजूद थे। काले शर्ट में ब्रैंडन धीरे से सोफे के कोने में बैठा था। उसकी नज़रें नीचे डांस फ्लोर की चहल पहल पर थीं, लेकिन चेहरे पर कोई असर नहीं था। कुछ मिनट बाद पैक्सटन ने दरवाज़ा खोला और ताज़ा खबर दी। मिस्टर डंकन, हैकर अलायंस का आदमी आ गया है। क्या मैं उसे अंदर लाऊं? ब्रैंडन ने हल्के से सिर हिलाया। पैक्सटन बाहर गया और कुछ देर बाद एक मास्क पहने आदमी को लेकर लौटा। भले ही उसने मास्क पहना था, ब्रैंडन ने तुरंत पहचान लिया। ये जोसेफ था, वही आदमी जिसे पिछली बार कैथरीन यहाँ बार में फॉलो कर रही थी। वो सचमुच हैकर अलायंस से था। लगता था कैथरीन का किसी न किसी तरह हैकर अलायंस से संबंध जरूर
कमरे में दाखिल होते ही जोसेफ ने अपने साथ लाया हुआ सेफ टेबल पर रख दिया। जोसेफ ने सामने ठंडी नजर डाली और उसके अंदर प्रवेश करते ही उसका तेज और दबदबा भरा अंदाज बाकी सबको दबाव में ले आया। मिस्टर डंकन, ये वो चिप है जिसे हैकर अलायंस ने अभी अभी डेवलप किया है। हम इसे आपको ओरिजिनल प्राइस पर बेच सकते हैं और आपकी कंपनी को 1 साल के लिए एक्सक्लूसिव यूज देंगे। लेकिन आपको वादा करना होगा कि हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के 30% शेयर देंगे। जोसेफ के अंदर आने पर ब्रैंडन ने बस एक बार उसकी तरफ देखा, उसके बाद फिर नजर तक नहीं डाली। जोसेफ की शर्त सुनने के बाद ब्रैंडन धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। उसके हैंडसम चेहरे पर गहरी और ठंडी आंखें जैसे तल्हीन गहराई लिए थीं। सिर्फ उसकी एक नज़र ही जोसेफ का दिल धड़का देने के लिए काफ़ी थी, जबकि जोसेफ आमतौर पर बहुत निडर था। ब्रैंडन बहुत खतरनाक था, यहाँ तक कि जोसेफ के बॉस से भी ज्यादा डरावना। ब्रैंडन की उंगलियां हल्की सी उसके घुटने पर हिली और पैक्सटन ने तुरंत उसका मतलब समझ लिया। पैक्सटन ने भी जोसेफ की ओर उसी ठंडे और भावहीन चेहरे से देखा। मेरे बॉस कहते हैं कि तुम्हें 40% मिल सकते हैं। ब्रैंडन के लहजे में दृढ़ता देखकर और बातचीत की कोई गुंजाइश न पाकर जोसेफ उलझन में पड़ गया। उसने हाथ उठाया और चुप हो गया। ब्रैंडन ने एक नज़र में पहचान लिया कि जोसेफ सिर्फ किसी ऐसे शख्स का प्रतिनिधि है जो असली फैसला लेने वाला है। ब्रैंडन के दिलकश चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने टेबल पर रखा सिगरेट का पैकेट उठाया, एक हाथ से कवर पलटा और होंठों से एक सिगरेट बाहर खींच ली। उसके हर मूवमेंट में एक रेशमी नरमी और आकर्षण था। सामने बैठे जोसेफ ने उसे चुपचाप निहारा और मन ही मन चीख उठा कि अब वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पैक्सटन आगे झुककर लाइटर जलाता है और आदर से ब्रैंडन के पास रख देता है। मध्यम कमरे में वो जलती लाल लो और भी नज़र खींचने वाली लग रही थी। सिगरेट जलाने के बाद ब्रैंडन उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। जोसेफ मुड़ा भी नहीं था कि उसके पीछे से एक हड्डियों तक कंपा देने वाली आवाज़ आई। मुझे 3 मिनट में जवाब चाहिए। कमरे से निकलने के बाद ब्रैंडन लापरवाही से दीवार से टिक गया और पैक्सटन ने धीमी आवाज़ में उसे ताज़ा जानकारी दी। मिस्टर डंकन, सिग्नल कमरे के अंदर से भेजा गया था। हमारी ताज़ा निगरानी के मुताबिक सिग्नल का स्रोत रूफ पर है। बिना लिफ्ट लिए यहाँ से छत तक जाने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। किसी को पता नहीं था कि कासिया का मशहूर पैसे उड़ाने वाला चाम्बा डंकन कॉर्पोरेशन का ही था। जब जोसेफ पिछली बार चाम्बा आया था तब यहाँ की सर्विलांस एक बार हैक हुई थी। भले ही हैकर ने कोई सबूत नहीं छोड़ा, डंकन परिवार के लोगों ने फिर भी पता लगा लिया। इस बार भी सामने वाला सिस्टम हैक करेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल था। लेकिन उन्हें हमेशा के लिए पकड़ने के लिए सीढ़ियों से ही जाना था ताकि लिफ्ट की कैमरा सर्विलांस से बचकर टारगेट को अलर्ट न कर दें। 5 मिनट। ब्रैंडन ने हल्के से सिर हिलाया, होंठों से सिगरेट निकालकर पास की एस्ट्रे में बुझाई और मुड़कर निकल गया। पैक्सटन भी ब्रैंडन के पीछे जाना चाहता था, लेकिन जोसेफ के अब भी कमरे में होने का सोचकर रुका रहा। उसने अंधेरे में मौजूद अपने लोगों को इशारा किया कि वे ब्रैंडन का पीछा करें और उसकी रक्षा करें। उधर छत पर कैथरीन काले ट्रेंच कोट में बैठी थी। उसके सामने एक लैपटॉप खुला था। उसकी पतली उंगलियां लैपटॉप की बोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। जोसेफ ने जो जानकारी भेजी थी वह उसे देख रही थी और कैलकुलेट कर रही थी कि प्रोजेक्ट की कीमत 5 गुना बढ़ाकर कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। रोनन की आवाज़ उसके ईयरपीस में गूंजी। बॉस, डंकन का आदमी गायब हो गया है। लगता है उसने रूफ का लोकेशन ट्रैक कर लिया है और ऊपर की ओर आ रहा है। नीचे से छत तक आने में उसे कम से कम 5 मिनट लगेंगे। हमारे प्रॉफिट कैलकुलेशन को भी 5 मिनट लगेंगे। बॉस, क्या हम कर पाएंगे? कैथरीन के नाजुक चेहरे पर बड़ी बड़ी चमकदार आंखें आत्मविश्वास से दमक उठीं। उसकी दबंग अदाओं को देख कोई भी दंग रह जाए। हाँ, किसी अच्छे खासे ट्रेनिंग पाए शख्स को भी प्राइवेट रूम से छत तक फुल स्पीड में आने में कम से कम 5 मिनट लगते। लेकिन ब्रैंडन ने 3 मिनट से भी कम में ऊपर पहुंचकर ये समय आधा कर
दिया। उसकी रफ्तार वाकई डर पैदा करने वाली थी। छत पर पहुंचते ही ब्रैंडन ने तुरंत कोने में बैठी काले कपड़ों में पतली सी परछाई देख ली, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। वह आराम से उस शख्स की ओर बढ़ा और उसके हैंडसम चेहरे पर एक दुर्लभ हल्की मुस्कान आई। उसने मन ही मन सोचा, बॉस ऑफ हैकर अलायंस, आज मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। 2 मिनट बाद ब्रैंडन के बाकी लोग भी तेजी से वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्रैंडन के हाथ में एक काला ट्रेंच कोट था और वो उसी जगह खड़ा था, चेहरे पर गहरी उदासी के साथ। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हुए पूछा, मिस्टर डंकन, क्या वो जा चुका है? ब्रैंडन को जवाब देने की जरूरत नहीं थी, हालात देखकर कोई भी समझ सकता था। उसने फर्श पर पड़े मैनेकिन की ओर नजर डाली, मानो उस पर घमंडी मजाक उछाल रहा हो। ये पहला मौका था जब उसने हार का स्वाद चखा था। उसके गंभीर चेहरे पर एक अजीब सी सिहरन पैदा करने वाली मुस्कान उभरी। ब्रैंडन के साथ इतने सालों से रहने वाले उसके लोग भी उसकी ये मुस्कान देखकर कांप उठे। उन्हें पता था कि ब्रैंडन किसी बात पर आसानी से गुस्सा नहीं करता, लेकिन जितना ज्यादा वह गुस्से में होता उतना ही शांत दिखता था। और उसके चेहरे की इस मुस्कान से साफ था कि वह सचमुच भड़का हुआ है। उन्हें सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि किसी की बड़ी मुश्किल आने वाली है, लेकिन वो शख्स कौन है, ये अब तक कोई नहीं जानता था। ब्रैंडन ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, बार को तुरंत सील करो। यहाँ से एक मक्खी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। जी सर, ब्रैंडन के लोग एक साथ बोले और फौरन चाम बार को सील करने निकल पड़े। डांस फ्लोर अब भी पहले की तरह रौनक से भरा था, लेकिन अंधेरे में ब्रैंडन के लोग हरकत में आ चुके थे। काले कपड़ों में एक बड़ा ग्रुप चाम बा के हर कमरे की तलाशी ले रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। इसी बीच कैथरीन ने बाथरूम की वेंटिलेशन वेंट को जोर से लात मारकर खोला और फुर्ती से उसमें से नीचे उतर गई। फिर उसने वेंट का ढक्कन वापस वहीं फिट कर दिया ताकि कोई निशान न बचे। उसने झटपट वे कपड़े पहन लिए जो पहले से तैयार रखे थे। शीशे के सामने खड़ी होकर अपना लुक चेक किया और पलक झपकते ही खुद को बेहतरीन हालत में ला दिया। इसके बाद कैथरीन ने अपने कान से माइक्रोवेव निकाला और उसे पीछे वाले टॉयलेट में फेंक दिया। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और तेजी से बाहर निकल गई। कैथरीन भीड़ भाड़ वाले डांस फ्लोर से होते हुए तेज म्यूजिक के बीच बाहर निकलने ही वाली थी कि दरवाजे पर उसे रोक दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने शालीनता से समझाया, मिस माफ कीजिए, फिलहाल कोई बाहर नहीं जा सकता। बार में कुछ हुआ है, हम जांच कर रहे हैं। असुविधा के लिए खेद है। कैथरीन ने ठंडी नज़र से गार्ड को देखा, उसकी नज़र इतनी सर्द थी कि दिल दहला दे। गार्ड एक पल के लिए डर से जड़ हो गया और उसे रोकना भूल गया। यहीं रुक जाओ, पीछे से एक तेज आवाज आई और उसके साथ ही जल्दबाजी में आती पदचापें सुनाई दी। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। कैथरीन ने सहजता से रुककर पीछे मुड़कर देखा। उसने पैक्सटन को कुछ आदमियों के साथ अपनी तरफ भागते देखा। पैक्सटन कैथरीन को देखकर हल्का सा चौंका, फिर शालीनता से बोला, मिस स्वॉन। 1 मिनट बाद ब्रैंडन आया। वो काली शर्ट पहने था, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे। उसकी सांवली त्वचा झलक रही थी, जिससे वो बेहद आकर्षक लग रहा था। पैक्सटन और उसके लोग किनारे हटकर ब्रैंडन को आदरपूर्वक रास्ता देने लगे। ब्रैंडन धीरे धीरे कैथरीन के पास पहुंचा। उसने झुकी नज़र से उसे परखा, ठंडा लेकिन जिज्ञासु भाव लिए। हल्की सी भौहें सिकोड़कर उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैथरीन ने बिना किसी भाव के ठंडे स्वर में जवाब दिया, जब मिस्टर डंकन यहाँ हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ब्रैंडन ने नीचे देखते हुए भौं उठाए। उसकी भूरी आंखों में हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंडक थी। मिस स्वॉन, मत भूलो कि तुम अब भी मेरी फियोंसी हो। फियोंसी शब्द सुनकर कैथरीन के चेहरे पर अप्रसन्नता झलक गई। कैथरीन के चुप रहने पर भी ब्रैंडन ने आगे दबाव नहीं डाला, बस ठंडा चेहरा बनाए रखा। देर हो रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, कैथरीन ने तुरंत ठंडे स्वर में इनकार कर दिया, बिना किसी सम्मान के।
ब्रैंडन के लोग कैथरीन के जवाब से पसीना पसीना हो गए। उन्होंने पहली बार किसी को ब्रैंडन को इस तरह सार्वजनिक रूप से ठुकराते देखा था। पैक्सटन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके हिसाब से ब्रैंडन का ऐसा प्रस्ताव ठुकराना घमंड की हद थी। पैक्सटन ने सोचा था कि ब्रैंडन नाराज हो जाएगा, लेकिन उसने देखा कि ब्रैंडन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। क्या वह हथियार मांग रहा था? भले ही कैथरीन से गलती हुई थी, लेकिन उस पर हथियार से हमला करना हद से ज्यादा होता। पैक्सटन थोड़ी देर हिचकिचाया। पैक्सटन के न हिलने पर ब्रैंडन का चेहरा सख्त हो गया। क्या सोच रहे हो? मुझे मेरी कार की चाबी दो। ओह! पैक्सटन ने होश में आकर जल्दी से चाबी निकाली और आदरपूर्वक ब्रैंडन को दे दी। पैक्सटन को लगा था कि ब्रैंडन कैथरीन को सबक सिखाएगा, लेकिन उसकी हैरानी की हद न रही जब उसने देखा कि ब्रैंडन खुद उसे घर छोड़ने वाला है। ब्रैंडन ने चाबी लेकर कैथरीन की ओर देखा। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कैथरीन ने भौहें सिकोड़कर ब्रैंडन को देखा। उसने अभी तो मना किया था। क्या ब्रैंडन को उसकी बात समझ नहीं आई? कैथरीन कुछ कहती, उससे पहले ही ब्रैंडन ने आगे बोल दिया। गाड़ी में बैठो। पिछली बार जो तुम मुझसे बात करना चाहती थी, वही बात कर लेंगे। पहले तो कैथरीन खुद घर जाना चाहती थी, लेकिन ब्रैंडन की बात सुनकर उसने इरादा बदल दिया। जब वह इतनी उदारता से छोड़ने को कह रहा है, तो क्यों न मान लिया जाए और साथ में बात भी हो जाए। अब चल सकते हैं। ब्रैंडन ने हाथ में चाबी हल्के से हिलाई और गहरी आवाज में कहा। कैथरीन को अच्छे स्वर वाले लोग पसंद थे और उसे मानना पड़ा कि ब्रैंडन की आवाज सुनना सुखद था। कैथरीन के हल्के से सिर हिलाने पर ब्रैंडन दरवाजे से बाहर निकल गया और कैथरीन उसके पीछे। ब्रैंडन के पीछे खड़े लोग देर तक वहीं खड़े रहकर हैरान रहे। उन्होंने शायद ही कभी ब्रैंडन को किसी औरत से इतना बोलते देखा था। कैथरीन गाड़ी में बैठी तो उसने सोचा कि ब्रैंडन के पास शायद कोई नई और तेज सुपरकार होगी, लेकिन उसने काले मेबाक में बैठाया। वो गाड़ी सादी लेकिन आलीशान थी। उसकी उम्र के हिसाब से नहीं, लेकिन कैथरीन को पसंद आई। उसे सुपरकारें पसंद नहीं थीं। स्पीड की बात हो तो वह मोटरबाइक पसंद करती थी। हवा के खिलाफ आज़ादी से दौड़ना उसे अच्छा लगता था। गाड़ी चलते हुए कैथरीन आंखें मूंद कर बैठी थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ब्रैंडन ने रियर व्यू मिरर से उसकी ओर देखा। उसे पता था कि कैथरीन भले ही आंखें बंद किए हो, लेकिन वह उसे परख रही थी। अचानक कैथरीन ने आंखें खोलीं। उसकी भूरी आंखों में बाज जैसी तेजी थी, लेकिन आवाज में हल्की सुस्ती। और आपकी शर्तें क्या नहीं बताने वाले? हाँ, ब्रैंडन ने दुर्लभ अंदाज में सिर हिलाया, होठों पर हल्की लेकिन हक जताने वाली मुस्कान के साथ। कैथरीन पीछे की सीट पर शांत बैठी, ब्रैंडन के बोलने का इंतजार कर रही थी। वो उसकी शर्तें सुनने को तैयार थी। ब्रैंडन ने खिड़की नीचे की, साइड से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसे खोलने ही वाला था, लेकिन कैथरीन की हल्की सी सिकुड़ी भौहें देखकर ब्रैंडन ने सिगरेट का पैकेट वापस रख दिया और खिड़की भी ऊपर कर दी। सब कुछ चुपचाप हुआ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ब्रैंडन ने कैथरीन के ठंडे चेहरे को घूरा। उसकी ठंडी आंखों में हल्की सी मुस्कान चमकी जब उसने अपनी शर्त बताई। मुझे स्वॉन्स के शेयर नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। अगर तुम वो ला दो, तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। क्या है वो? कैथरीन ने तुरंत पूछा। तनाव में दिख रही कैथरीन ने भौहें चढ़ा लीं। उसे पता था कि ब्रैंडन जो चाहता है, वो पाना आसान नहीं होगा। ब्रैंडन ने सहजता से पूछा, क्या तुमने हैकर अलायंस का नाम सुना है? बोलते समय ब्रैंडन का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कोई मामूली बात हो। लेकिन कैथरीन तुरंत समझ गई कि ब्रैंडन को उस पर शक है। उसकी पहचान दूसरों के लिए बड़ी गुप्त हो सकती थी, मगर उसके लिए इसका कोई खास मतलब नहीं था। आखिरकार उसने कभी खुद को छिपाने की कोशिश ही नहीं की थी। किसी को उसकी पहचान पता चलना सिर्फ उसकी काबिलियत पर निर्भर था। हाँ, सुना है, कैथरीन ने हल्के से जवाब दिया। ब्रैंडन ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी आसानी से मान लेगी। ये और अच्छा था, अब उसे बात घुमानी नहीं पड़ेगी।
हैकर अलायंस अगले महीने एक गेम लॉन्च करने वाली है। अगर तुम डंकन कॉर्पोरेशन को एस्कना में उस गेम की डीलरशिप दिला दो तो कॉन्ट्रैक्ट मान्य हो जाएगा। हैकर अलायंस सिर्फ चिप्स ही नहीं बनाती थी, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी गेम कंपनी भी थी। पिछले कुछ सालों में गेम्स से ज़्यादा मुनाफा किसी बिजनेस में नहीं था। 3 साल पहले हैकर अलायंस ने एक गेम लॉन्च किया था जो पूरी दुनिया में हिट हो गया। सिर्फ एस्कना में ही उस गेम ने एक दिन में टॉप अप से $100 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया था। ये मुनाफा देखकर हर कोई हैरान रह गया था। वो गेम लगातार 3 साल तक दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम बना रहा। अब हर गेमर जानता था कि हैकर अलायंस का गेम मतलब गारंटीड हिट। अगर हैकर अलायंस ने नया गेम लॉन्च किया तो ये धूम मचा देगा और अनगिनत निवेशकों को आकर्षित करेगा। अगर डंकन कॉर्पोरेशन को उस गेम की डीलरशिप मिल जाए तो ये ऐसे होगा जैसे उनके पास करोड़ों कमाने वाली मशीन आ गई हो। ये तो स्वॉन कॉर्पोरेशन के 20% शेयर से भी ज़्यादा फायदेमंद था। स्वॉन कॉर्पोरेशन से उतना मुनाफा शायद न हो, लेकिन गेम में कोई शक नहीं था। ब्रैंडन सच में बेहतरीन बिजनेसमैन था। उसने अभी उससे चिप खरीदी थी और अब गेम भी लेना चाहता था। कोई आश्चर्य नहीं कि डंकन एस्कना का सबसे अमीर परिवार बन गए। कैथरीन को लगा ब्रैंडन को गेम से ज़्यादा उसकी हैकर अलायंस में पहचान और रोल में दिलचस्पी है। लेकिन चूंकि वो जानना चाहता था, कैथरीन ने उसे मौका देने का फैसला किया कि देखे वो कितना पता लगा पाता है। ठीक है, कैथरीन ने तुरंत जवाब दिया। उसकी हल्की सी सिकुड़ी आंखों में तेज चमक थी जब उसने ब्रैंडन को देखा। ब्रैंडन हल्के और शरारती अंदाज में मुस्कुराया। लगता है ये लड़की वाकई बेरहम है। अगली सुबह कैथरीन जल्दी उठी और स्वॉन्स के लिविंग रूम में बैठ गई। आज सोमवार था। ये उसका स्कूल जाने का पहला दिन भी था। लियाना और जोनाथन भी उठ चुके थे। कैथरीन को स्कूल जाना था और उन्हें भी। कॉबन जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करके कंपनी चला गया। चूंकि कैथरीन ने अभी स्वॉन कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स नहीं संभाले थे, इसलिए कंपनी की जिम्मेदारी अब भी कॉबन के पास थी। उसके जाते ही लियाना ने भी अपने बर्तन रखे, खड़ी हुई और जोनाथन के साथ निकल गई जैसे पहले से तय हो। जाने से पहले लियाना ने कैथरीन की ओर देखा और एक मतलब भरी मुस्कान दी। कैथरीन, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है। लेट मत होना। तुम्हें सजा मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वॉन्स की बेइज्जती हो गई तो बात बड़ी हो जाएगी। ये कहकर लियाना बिना जवाब का इंतजार किए निकल गई। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने लियाना की तरफ देखा भी नहीं। वो अपनी रफ्तार से धीरे और शालीनता से नाश्ता करती रही। विसेंटे के गुजरने के बाद से ऑड्री अभी भी स्वॉन्स में ही रह रही थी। जैसे ही कैथरीन ने बर्तन रखे, ऑड्री ने सावधानी से कहा, कैथी, पहले दिन स्कूल लेट नहीं होना चाहिए। चलो, अभी निकलते हैं। बिना किसी वजह के ऑड्री अपनी छोटी बहन से घबराई हुई महसूस कर रही थी, जो इतने साल बाद घर लौटी थी। कैथरीन ने धीरे धीरे सिर उठाया और ठंडी नज़र से ऑड्री को देखा। उसने हल्के से ये शब्द कहे, फिर रुकी। ऑड्री तुरंत समझ गई और हल्के से मुस्कुराई। हाँ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आखिर पहला दिन है, किसी को साथ जाना चाहिए न? जरूरत नहीं। कैथरीन ने बिना सोचे सीधे मना कर दिया। लेकिन ऑड्री को लगा कैथरीन बस शर्मीली है और उसे परेशान नहीं करना चाहती। कैथरीन को बहन का प्यार महसूस कराने के लिए ऑड्री ने पूरी कोशिश से उसे मनाया। सबको हैरानी हुई कि आखिरकार ऑड्री सफल हो गई। असल में कैथरीन का दिल नहीं पसीजा था, वो तो बस ऑड्री की बकबक से तंग आ गई थी। जब दोनों निकलने लगे तो पता चला कि घर की सारी गाड़ियां जा चुकी हैं। ऑड्री ने तुरंत बटलर को बुलाकर पूछा। बटलर ने थोड़ा असहाय होकर कहा, माफ कीजिए मिस ऑड्री, घर में 5 गाड़ियां हैं। एक तो राशन लेने गई है, बाकी 4 निकल चुकी हैं। मिस लियाना और मिस्टर जोनाथन अलग अलग गए, हर एक ने एक गाड़ी ले ली, इसलिए अब कोई गाड़ी नहीं बची। बटलर की बात सुनकर ऑड्री तुरंत समझ गई, ये लियाना ने जानबूझकर किया ताकि कैथरीन लेट होकर सजा पाए।
ऑड्री ने तुरंत कैथरीन को दिलासा दिया, चिंता मत करो, मैं टैक्सी बुलाती हूँ। हम जल्दी पहुँच जाएंगे। स्वॉन्स का घर अमीरों के एक सुनसान इलाके में था, जहाँ टैक्सी मुश्किल से आती थी। भले ही वो टैक्सी बुला भी ले, उसे आने में देर लगती। ऑड्री जानती थी, लेकिन कैथरीन को परेशान नहीं करना चाहती थी। कैथरीन ने हल्के से कहा, जरूरत नहीं। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर चल दी। ऑड्री भी जल्दी से पीछे पीछे चली। उसे शक हुआ कि कैथरीन पैदल जाने का सोच रही है। अगर सच में पैदल गई, तो शायद दोपहर तक भी स्कूल न पहुंचे। लियाना की चाल पर गुस्सा होने के बावजूद ऑड्री कुछ नहीं कर सकती थी और भागते भागते टैक्सी भी बुला रही थी। अचानक उसने देखा कि कैथरीन स्कूल के उल्टी दिशा में जा रही है। वो तुरंत चिल्लाए, कैथरीन, तुम गलत जा रही हो, स्कूल तो इस तरफ है। लेकिन उसने देखा कि कैथरीन एक आलीशान हवेली के सामने रुक गई। ऑड्री को समझ नहीं आया कि कैथरीन क्या सोच रही थी, लेकिन इतना पता था कि अगर अभी नहीं निकले तो वो सच में लेट हो जाएंगी। ऑड्री ने देखा कि कैथरीन एक खाली पड़े मैंशन के सामने रुक गई। उसे अजीब लगा और वो कैथरीन के पास जाकर पूछने लगी कि मामला क्या है। वो मैंशन स्वॉन्स के मैंशन से भी बड़ा था, पूरे इलाके का सबसे आलीशान घर। लेकिन बनने के बाद से पिछले 3 सालों से ये खाली पड़ा था। ऑड्री कैथरीन के कंधे पर हाथ रखने ही वाली थी कि कैथरीन ने मैंशन का दरवाज़ा खोल दिया। ऑड्री हैरान रह गई, कैथरीन के पास इस मैंशन की चाबी क्यों थी। ऑड्री कुछ समझ पाती उससे पहले ही कैथरीन घर के अंदर चली गई और थोड़ी देर में एक हैवी मोटरसाइकिल पर बाहर आई। एक खूबसूरत ड्रिफ्ट के साथ कैथरीन ने बाइक को ऑड्री के पास आकर एकदम संतुलित तरीके से रोक दिया। ऑड्री का सीना जैसे फटने को हो, वो जोश में बोली, कैथी, तुम तो कमाल की हो। कैथरीन बाइक रोकते हुए उसकी बात पर लगभग लड़खड़ा गई। उसने सिर उठाकर भौहें सिकोड़ते हुए ऑड्री को देखा, जो अब भी हैरान थी। क्या ये सच में उसकी सगी बहन थी? कैथरीन ने एक काला हेलमेट उठाकर ऑड्री की तरफ बढ़ाया और पीछे की सीट की ओर इशारा किया। ऑड्री को कुछ सेकंड बाद समझ आया। कैथी, क्या हम बाइक से स्कूल जा रहे हैं? कैथरीन ने उसे ठंडी नज़रों से देखा और धीमी आवाज में कहा, देर करनी है क्या? ऑड्री ने तुरंत सिर हिला दिया। कैथरीन का स्कूल में पहला दिन था, देर बिल्कुल नहीं हो सकती थी। कैथरीन ने हल्की सी शरारत भरी चमक के साथ भौहें उठाईं। तो चढ़ जाओ। थोड़ा झिझकने के बाद ऑड्री बाइक पर बैठ गई। वो बस पीछे पकड़ने की जगह थाम ही रही थी कि कैथरीन ने इंजन स्टार्ट कर दिया। बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली बाइक तुरंत तेजी से आगे बढ़ गई। ऑड्री बस चीखने का समय निकाल पाई और बाइक मोहल्ले से बाहर गायब हो गई। करीब 10 मिनट बाद बाइक स्कूल गेट के पास रुक गई। जैसे ही बाइक रुकी, ऑड्री तुरंत नीचे कूद पड़ी। उसके घुटने अब भी कांप रहे थे और वो दीवार पकड़कर कोने में जाकर उल्टी करने लगी। कैथरीन ने उसे ठंडी नज़रों से देखा और बस हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। कुछ देर बाद जब ऑड्री थोड़ा संभली, तो खुद को घसीटते हुए कैथरीन के पास वापस आई। चलो, देर नहीं करनी। कैथरीन ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा। उसकी बड़ी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। इतनी हालत खराब होने के बाद भी ऑड्री उसकी देर होने की चिंता कर रही थी। कैथरीन ने घड़ी देखी और धीरे से कहा, सांस लेने के लिए अभी 5 मिनट हैं। ऑड्री ने मोबाइल निकालकर समय देखा, सच में अभी समय था। स्वॉन्स की कार से आते तो कम से कम आधा घंटा लगता, लेकिन कैथरीन ने बाइक से सिर्फ 10 मिनट में ही पहुंचा दिया था। ऑड्री की बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी थी। उसने खुशी से कैथरीन की ओर देखा। कैथी, तुम तो कमाल हो। कैथरीन पर उसकी तारीफ का कोई असर नहीं हुआ। वो ऐसी बातें सुनकर सुन्न हो चुकी थी। ऑड्री अपने उत्साह में डूबी रही और कुछ देर बाद याद आया, कैथी, तुमने बाइक चलाना कब सीखा? और उस घर की चाबी तुम्हारे पास क्यों है? तुम तो हमेशा गांव में रहती थी ना? कैथरीन ने भौं उठाकर उसे मतलब भरी नज़रों से देखा। गांव में लोगों का सबसे आम सफ़र का तरीका क्या होता है? ऑड्री ने लगभग झटके से जवाब दिया, मोटरसाइकिल। तब उसे समझ आया कि कैथरीन गांव में अक्सर बाइक चलाती थी,
इसलिए इतनी माहिर थी। वो मेंशन के बारे में पूछने ही वाली थी कि देखा कैथरीन आगे बढ़ चुकी थी, तो वो जल्दी से पीछे पीछे चल दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ मिनट बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल कैथरीन की फाइल देख रहे थे और भौहें चढ़ी हुई थीं। फाइल पूरी तरह खाली थी। कैथरीन का पहले कभी स्कूल में पढ़ाई का रिकॉर्ड नहीं था और अब वो सीनियर क्लास में दाखिला चाहती थी। ये मजाक था क्या? इसके अलावा कैथरीन स्कूल की उम्र से काफी बड़ी थी। हालांकि प्रिंसिपल ने कॉबन से वादा किया था कि उनकी बेटी को दाखिला मिलेगा, पर उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन कभी स्कूल ही नहीं गई थी और उम्र में लियाना से भी बड़ी थी। ऑड्री का रवैया बाहर वालों के लिए बिल्कुल ठंडा हो गया था। ऑफिस में दाखिल होते ही उसने ठंडे स्वर में कहा, सर, मैं अपनी बहन का रजिस्ट्रेशन करवाने आई हूँ। वो किस क्लास में जाएगी? स्वान्स की बेटी होने के नाते भले ही परिवार उसे ज्यादा मानता न हो, पर प्रिंसिपल उसे नाराज नहीं कर सकते थे। मिस स्वान, मैंने आपकी बहन की फाइल देखी है। मेरा सुझाव है कि वो जूनियर क्लास से शुरू करे। ऑड्री ने उसकी बात अनसुनी करते हुए टेबल पर रखी लिस्ट देखी और एक क्लास पर उंगली रख दी। मुझे लगता है क्लास 8 सही रहेगी। मेरी बहन को वहीं डाल दीजिए। क्लास 8 सीनियर स्टूडेंट्स की एलीट क्लास थी, जहां सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स और अमीर घरानों के बच्चे पढ़ते थे। ऑड्री ने पहले से रिसर्च कर रखी थी और चाहती थी कि कैथरीन बेस्ट क्लास में जाए। कैथरीन चुपचाप उसे देख रही थी। उसे दिलचस्प लगा कि ऑड्री ने आखिरकार स्वान्स जैसी ठसक दिखाई। प्रिंसिपल का चेहरा लाल पड़ गया। मिस स्वान, मुझे नहीं लगता कि ये क्लास उसके लिए सही है। ऑड्री ने जोर से फाइल टेबल पर पटक दी। क्यों सही नहीं है? टीचिंग बिल्डिंग सही नहीं है या लाइब्रेरी सही नहीं है? ये वही बिल्डिंग और लाइब्रेरी थी जो स्वान कॉर्पोरेशन ने डोनेट की थी। प्रिंसिपल का चेहरा एकदम उतर गया। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आप मानती हैं कि मिस कैथरीन को क्लास 8 में होना चाहिए, तो ज़रूर वही सबसे अच्छा होगा। बस मुझे लगा कि शायद मिस कैथरीन को पसंद न आए। ऑड्री को तब याद आया कि लियाना सीनियर ईयर में थी और कैथरीन उम्र में उससे 1 साल बड़ी थी, तो वो नीचे की क्लास में नहीं हो सकती थी। पर उसने कैथरीन की राय लेना भूल गई थी। उसने नर्म नज़रों से कैथरीन की ओर देखा। कैथी, तुम क्या सोचती हो? कैथरीन ने हाथ बांधकर ठंडी नज़रों से देखा और बस कंधे उचका दिए। ऑड्री समझ गई कि ये फैसला उसे ही लेना है। थोड़ा सोचकर ऑड्री ने कहा, सर, हम क्लास 8 ज्वाइन कर रहे हैं। प्रिंसिपल कर भी क्या सकते थे, बस सिर झुकाकर दोनों बहनों को विनम्रता से बाहर भेज दिया। प्रिंसिपल्स ऑफिस से निकलने के बाद भी ऑड्री की भौहें टेढ़ी हुई थीं। उसे लगने लगा था कि उसने जो सोच समझकर फैसला लिया था, उस पर उसे अब पछतावा हो रहा है। उसने धीरे से कैथरीन से कहा, नहीं, मुझे फिर से प्रिंसिपल से मिलना होगा। तुम क्लास 8 में नहीं जा सकती। लियाना भी क्लास 8 में है। तुम दोनों एक ही क्लास में नहीं रह सकती। उसके स्वभाव से तो वह तुम्हारे लिए ज़रूर परेशानी खड़ी करेगी। ये कहकर ऑड्री वापस प्रिंसिपल्स ऑफिस की ओर मुड़ी, लेकिन कैथरीन ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। ऑड्री ने हैरानी से कैथरीन की तरफ देखा। कैथरीन ने हल्के से कहा, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं तो तुम क्लास 8 में रहने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर लियाना ने तुम्हें परेशान किया तो? ऑड्री ने चिंता से पूछा। बुली करेगी उसे। कैथरीन को पूरा यकीन था कि दुनिया में कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। वो हल्की सी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान डरावनी भी लगी और बेपरवाह भी। फिर मजाकिया अंदाज में बोली, तो मैं भी उसे बुली कर दूंगी। किसी वजह से ऑड्री को लगा कि कैथरीन मजाक नहीं कर रही। आखिर उसने खुद लियाना और कैथरीन को लड़ते देखा था। लियाना चाहे जितनी घमंडी और आक्रामक थी, पर कैथरीन के सामने उसका पलड़ा भारी नहीं पड़ा था। कैथरीन के इस आत्मविश्वास को देखकर ऑड्री ने और बहस नहीं की, बल्कि बात बदल दी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ देती हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। ये कहकर कैथरीन अकेले ही चल दी। ऑड्री उसे जाते हुए देखती रह गई। वो बस चुपचाप एक लंबी सांस भर सकी। उसकी छोटी बहन वाकई अजीब थी।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लास 8 लॉयल्टी एकेडमी की मशहूर एलीट क्लास। इस क्लास में वही छात्र थे जिनकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन थी और जिनके परिवार असरदार थे। एस्कना की 3 बड़ी फैमिलियों में से 2 के बच्चे क्लास 8 में थे। एक थी लियाना स्वॉन्स परिवार से और दूसरा था ब्रायन डंकन, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह डंकन्स का छोटा बेटा है। लेकिन एस्कना में डंकन्स हमेशा से रहस्यमयी माने जाते थे। ज्यादातर लोगों को उनके बारे में बहुत कम जानकारी थी। ब्रायन, सुना है कि क्लास 8 में आज एक नया छात्र आने वाला है। ये सुनकर ब्रायन ने चेहरे पर रखी किताब हटाई। उसका खूबसूरत और घमंडी चेहरा सामने आया। उसने भौं उठाते हुए बोलने वाले लड़के की तरफ देखा। उसने लापरवाही से मुंह के अंदर जीभ घुमाई और धीमे से बोला, ओह डेविड, कौन है जो क्लास 8 में दाखिला पा गया? वह लड़का डेविड बावा था। लॉयल्टी एकेडमी की हर छोटी बड़ी बात उसे पता रहती थी। साथ ही वह ब्रायन का सबसे वफादार साथी भी था। ब्रायन की दिलचस्पी देखकर डेविड तुरंत मुस्कुराते हुए उसके पास आ गया। ब्रायन, ये सच है, कोई नया आ रहा है। फिर डेविड ने सामने बैठी लियाना की तरफ देखा और ब्रायन को इशारा किया। सुना है कि वह लियाना से जुड़ी हुई है, शायद उसकी बड़ी बहन है। ब्रायन ने खींचकर किताब लपेटी और डेविड के सिर पर मार दी। तुम्हें तो सब पता रहता है, फिर इस बारे में पक्का क्यों नहीं जानते? मैं तुम पर भरोसा करूं या नहीं? डेविड ने सिर मलते हुए दुखी सा चेहरा बनाया। मैंने जानकारी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन नए छात्रा के बारे में बहुत कम बातें सामने आई हैं। जो पता चला है वो भी बड़ी मुश्किल से। इतनी रहस्यमय है क्या? ब्रायन की काली आंखों में शरारती चमक आ गई। अगर वह लियाना की बड़ी बहन थी तो वह ऑड्री नहीं हो सकती थी। स्वॉन्स की बड़ी बेटी ऑड्री को तो पहले ही परिवार से निकाल दिया गया था। तो वह वही बदनसीब लड़की थी जिसके बारे में सब बातें करते थे, स्वॉन्स की दूसरी बेटी, जिसे गांव में छोड़ दिया गया था। ब्रायन को उम्मीद नहीं थी कि वही अब यहाँ सीनियर स्टूडेंट के तौर पर दाखिला लेगी। अब मजा आने वाला था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घंटी बजते ही गलियारों में घूम रहे छात्र धीरे धीरे क्लास में लौट आए। घंटी बंद होते ही क्लास 8 का होमरूम टीचर अंदर आया और टीचर की डेस्क पर खड़ा हो गया। अभी जो क्लास शोर से गूंज रही थी, पल भर में चुप हो गई। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, आज मेरे पास तुम्हारे लिए खास खबर है। वातावरण बनाने के लिए वह थोड़ा रुका, फिर बोला, आज हमारी क्लास में एक नई छात्रा आ रही है। चलो, उसके लिए तालियां बजाओ। इतना कहकर उसने दरवाजे के बाहर खड़ी किसी को अंदर बुलाया। कैथरीन क्लास में दाखिल हुई, हाथ में स्कूल बैग था। जैसे ही वह अंदर आई, क्लास फिर से चुप हो गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि नई छात्रा इतनी खूबसूरत होगी। लॉयल्टी एकेडमी की सबसे सुंदर लड़की अब तक लियाना मानी जाती थी। वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अच्छे संस्कार और शान से भी भरी थी। सबसे बड़ी बात, वह बड़े घराने से थी, लेकिन कैथरीन उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सबसे खास बात, उसका अंदाज लियाना से कहीं ज्यादा असरदार था। उसकी ठंडी, बेपरवाह और दिलकश खूबसूरती देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो सकता था। लियाना की बेंचमेट ने हैरानी से कैथरीन को देखा और लियाना को हल्की सी कुहनी मारी। देखो लियाना, कितनी खूबसूरत है, तुम्हारी तरह लगती है। और ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि कैथरीन और लियाना असल में बहनें थीं। लियाना ने ठंडी नज़रों से कैथरीन को देखा, जो घमंडी और दुनिया से अलग सी लग रही थी। लियाना गुस्से से कांप उठी। उसने हाथ की मुट्ठी भींच ली और लगभग अपनी नई पेन तोड़ डाली। उसने तो आज सुबह पक्का इंतजाम किया था कि कैथरीन समय पर स्कूल न पहुंच सके। फिर वह यहाँ कैसे आ गई? और ऊपर से क्लास 8 में दाखिला ले लिया। क्या वह उसे गुस्से से फट पड़ने पर मजबूर करना चाहती थी? जितना लियाना सोचती गई, उतनी ही जलती गई। उसका मन हुआ कि वहीं जाकर कैथरीन को खत्म कर दे। कुछ सोचने के बाद उसे यकीन हो गया कि इसमें ऑड्री का हाथ है। बड़ी बहन ऑड्री तो हमेशा बेकरार रहती थी।
परिवार से निकाले जाने के बाद से वह बार बार घर लौटने की कोशिश करती थी। अब जब कैथरीन के पास सारी शेयर्स थीं, ऑड्री उसे खुश करने में लगी थी। क्या ऑड्री को सच में लगता था कि इस तरह से वह फिर स्वॉन्स परिवार में लौट पाएगी? क्या मजाक है? लियाना ने ठान लिया कि वह इन दोनों औरतों को हर हाल में रोकेगी। स्वॉन्स परिवार की असली और अकेली बेटी वही थी। उसकी चमक कोई और छीन नहीं सकता था। कैथरीन अब भी सामने खड़ी थी। होमरूम टीचर ने उसे याद दिलाया, कैथरीन, तुम अपना परिचय दे दो। अब तुम इसी क्लास का हिस्सा हो, तुम्हें सबके साथ दोस्ती करनी होगी। पहले तो कैथरीन को कोई परवाह नहीं थी। वो आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन तभी उसे ऑड्री की बातें याद आईं। ऑड्री अगर यह सुनती तो उसे फिर से टोकती रहती, इसलिए बेहतर था कि वह उसकी बकबक से बचने के लिए एक बार उसकी बात मान ले। कैथरीन ने पूरी क्लास की तरफ ठंडी नज़र से देखा। उसकी तेज आंखों और दबदबे ने सबको हैरान कर दिया। मैं कैथरीन स्वॉन हूँ। उसका परिचय वहीं खत्म हो गया। होमरूम टीचर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन प्रिंसिपल से कैथरीन के बारे में पहले ही सुन रखा था, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। उसने क्लास पर नज़र दौड़ाई और एक खाली सीट दिखाकर कहा, कैथरीन, तुम फिलहाल ब्रायन के बगल में बैठो। ये सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। ब्रायन के बगल में अब वाकई चीजें दिलचस्प होने वाली थीं। यह नहीं था कि कोई ब्रायन के पास बैठना नहीं चाहता था। असल में कोई उसकी हिम्मत ही नहीं करता था। अगर लियाना लॉयल्टी एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की थी, तो ब्रायन उस स्कूल का सबसे बड़ा बुली था। कोई भी ब्रायन के सामने जाने की जुर्रत नहीं करता था। इसके अलावा डंकन्स का सबसे छोटा बेटा एक अजीब टैबू के लिए जाना जाता था। उसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। इसलिए ब्रायन की सीट हमेशा लड़कों से घिरी रहती थी। कभी पहले एक लड़की जो ब्रायन के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, उसके पास जबरदस्ती जाकर बैठ गई थी। उस दिन उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया और अगले दिन स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया गया। तब से किसी लड़की ने कभी ब्रायन के पास बैठने की हिम्मत नहीं की। अब होमरूम टीचर ने सीधे नई छात्रा को ब्रायन के पास बैठने को कह दिया। सबको चिंता हो रही थी कि कहीं टीचर को उस नई लड़की से नफरत तो नहीं, तभी उसने उसे ऐसी मुश्किल में डाल दिया। कैथरीन क्लास में आते ही सबकी निगाहों का केंद्र बन गई थी। अब तो वह सबकी पूरी अटेंशन में थी, लेकिन कैथरीन को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। आखिर यह पहली बार तो नहीं था कि लोग उसे देख रहे हों। अगर वह दूसरों की निगाहों की इतनी परवाह करती, तो बहुत पहले ही पागल हो चुकी होती। स्कूल बैग हाथ में लिए हुए कैथरीन धीरे धीरे चलकर उस सीट तक पहुंची जिसे होमरूम टीचर ने दिखाया था, सीधे ब्रायन के पास। सबकी नज़रें कैथरीन के हर कदम पर टिकी हुई थीं। जैसे ही वह ब्रायन के पास रुकी, सभी ने डर से सांसें रोक लीं। सब जानना चाहते थे कि अब क्या होगा। ब्रायन ने शुरू में उस पर एक नज़र डाली, लेकिन फिर ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि कैथरीन उसकी ओर बढ़ रही है। उसने पास वाली कुर्सी पर अपना पैर टिकाया और अपने सुंदर चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लाई। कैथरीन को अपने नए डेस्कमेट की कोई परवाह नहीं थी। उसकी ठंडी आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे ब्रायन वहां मौजूद ही न हो। जब उसने कुर्सी खींचने की कोशिश की, तो वो हिली ही नहीं। उसने भौं उठाए और देखा कि ब्रायन ने पैर कुर्सी की नीचे वाली रॉड पर टिकाया हुआ था, इसलिए कुर्सी हिल नहीं रही थी। कैथरीन ने हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान दी, लेकिन चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। बैग रखे बिना ही उसने घुटने से कुर्सी की पीठ पर हल्का सा धक्का मारा, पर ब्रायन ने ऐसे झटका खाया जैसे बिजली का झटका लगा हो और तुरंत पैर हटा लिया। कैथरीन ने कुर्सी खींची और आराम से बैठ गई। पास बैठे सभी छात्र हैरान रह गए। कुछ तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अजीब था कि ब्रायन इतनी आसानी से किसी को अपने पास बैठने दे रहा था। सबने कैथरीन को फिर से देखा। हे भगवान, उसके लिए सिर्फ एक शब्द था, ठंडी। अगर 2 शब्द कहें तो बेहद ठंडी। अब तक सबको यही एहसास ब्रायन के गुस्से में आता था, लेकिन इस नई छात्रा की अपनी ही ठंडी शख्सियत थी। सच में वो एक स्टोन कोल्ड फॉक्स थी।
जैसे ही सब सोच रहे थे कि ब्रायन ने इतनी आसानी से उसे क्यों बैठने दिया, ब्रायन ने छुपकर अपना टखना रगड़ा। उसका पैर अब भी कांप रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। वो तो खुद बेहतरीन लड़ाकू था, उसके पैर मजबूत और ताकतवर थे। कोई इतनी आसानी से उसे हिला नहीं सकता था। ब्रायन ने जिज्ञासा से कैथरीन को देखने के लिए सिर घुमाया, लेकिन उसने पाया कि कैथरीन तो पहले ही टेबल पर झुककर सो रही थी। उसने किताब से चेहरा ढाक लिया था और सिर्फ उसका आधा खूबसूरत चेहरा झलक रहा था। कुछ पल तक उसे देखते हुए ब्रायन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे खुद समझ नहीं आया कि यह क्यों हो रहा है। उसी वक्त डेविड ब्रायन को रिपोर्ट देने ही वाला था, लेकिन उसने पलटकर जो देखा उससे दंग रह गया। उसका बॉस नई लड़की को घूर रहा था, जो टेबल पर झुककर सो रही थी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि डेविड को लगा ब्रायन उसे कुछ नरमी से देख रहा था। क्या वाकई? डेविड ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उसे खुद समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहले पीरियड की घंटी खत्म होने पर भी कैथरीन गहरी नींद में थी। वह नई थी, फिर भी उसकी मौजूदगी इतनी खास थी कि कोई उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। क्लास जो आमतौर पर शोरगुल से भर जाती थी, अब बिल्कुल चुप थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कैथरीन सो रही थी। टीचर भी हैरान था। आमतौर पर क्लास खत्म होते ही बच्चे भाग दौड़ और बातें शुरू कर देते थे। आज इतना सन्नाटा क्यों था? कैथरीन के आने के बाद से तो बच्चों की सारी बातें आइडल, फैशन और खाने से हटकर अब सिर्फ उसी पर थीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कैथरीन बहुत सुंदर है? सिर्फ अपने लुक से ही वह टॉप आइडल बन सकती है, एक लड़की ने कहा और दूसरी ने तुरंत हामी भरी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन लियाना से तुलना करो तो लियाना तो अब तक स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। जब से वह आई है, कोई उसे टक्कर नहीं दे पाया। तो क्या हुआ? मेरी नज़र में अब उसे बराबरी मिल गई है। नई लड़की लियाना से भी ज्यादा सुंदर है। सबको दिख रहा था। क्या तुमने नहीं देखा? ब्रायन भी उसे अलग नज़र से देख रहा था। बिल्कुल सही कहा। उसी वक्त वहां से गुजर रही लियाना ने ये सारी बातें सुन ली। वह अब तक स्कूल की रानी और सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। सब उसकी ईर्ष्या करते थे, लेकिन कैथरीन के आने से सब बर्बाद हो गया। ये कैसे हो सकता था? लियाना ने दांत भींचकर कैथरीन की तरफ देखा और मन ही मन बोली, कैथरीन, तुम बदनसीब, तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह के 4 पीरियड्स में कैथरीन लगातार सोती रही। सबसे हैरानी की बात ये थी कि किसी टीचर ने उसे टोका भी नहीं। अगर कोई और छात्र होता तो उसे जरूर डांट पड़ती और शायद क्लास से निकाल भी दिया जाता। दिन के अंत में डेविड को असली वजह पता चली और उसने धीरे से ब्रायन को बताया। ब्रायन, सुना है यह नई छात्रा पहले कभी स्कूल नहीं गई थी। स्वान्स ने पैसे देकर उसका दाखिला कराया है। प्रिंसिपल ने सब टीचर्स को कह रखा है कि जब तक वह क्लास में चुप रहे और कोई परेशानी न करे, उसे कुछ मत कहना। उसकी खास स्थिति है। सच्चाई सामने आ गई। असल में वह लड़की कुछ भी नहीं थी। शायद तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानती थी। ब्रायन ने कैथरीन की तरफ फिर देखा, जो अब भी गहरी नींद में थी। उसकी आंखों में तिरस्कार झलक आया। लेकिन जैसे ही स्कूल खत्म होने की घंटी बजी, कैथरीन ने अचानक आंखें खोल दी, जैसे घंटी ही उसका अलार्म हो। वह झटके से जाग उठी। कैथरीन अचानक जाग गई, जिससे ब्रायन को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। वह जल्दी से मुड़ा ताकि वह उसकी अजीब हरकत को न देख सके। ब्रायन सीधा बैठ गया और खिड़की के बाहर देखने लगा, मानो कुछ हुआ ही न हो। कुछ सेकंड बीत गए, लेकिन उसे पीछे से कोई हलचल सुनाई नहीं दी। इससे ब्रायन की भौहें सिकुड़ गईं। उसे अजीब सा महसूस हुआ। वह सोच ही रहा था कि पीछे मुड़कर देखे या नहीं, तभी उसके पास से एक आवाज आई, ब्रायन, वो जा चुकी है, अब दिखावा मत करो। ब्रायन ने हल्का सा सिर घुमाया और देखा कि कैथरीन सचमुच चली गई थी। उसके हाथ मेज के नीचे हल्के से कस गए और चेहरे पर हल्की सी नाराजगी झलक गई।
उसने डेविड की ओर गुस्से से देखा। मैं कब उसकी परवाह करता हूँ? बकवास मत करो। लेकिन डेविड ने तो ये कहा ही नहीं था कि वो कौन है। पर ब्रायन ने अपनी ही हरकतों से सब कुछ साफ कर दिया। फिर भी ब्रायन का चेहरा देखकर डेविड बुरी तरह डर गया। वह पलटकर कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। जब उसका बॉस गुस्से में आता तो सचमुच बहुत डरावना लगता था। ब्रायन ने पास वाली खाली कुर्सी पर नजर डाली। उसकी भौहें हल्की सी तनी हुई थीं, जैसे उसे याद आ रहा हो कि जब कैथरीन क्लासरूम में दाखिल हुई थी तो वह कैसी लग रही थी। कैथरीन की आंखें बहुत चमकीली थीं। ब्रायन को ऐसा लगा मानो उसने उन्हें पहले कहीं देखा हो। वे सपनों जैसी और बेहद आकर्षक थीं। अक्सर ब्रायन चाहे जहां भी जाता, सबकी नज़रें उसी पर टिक जातीं। लेकिन नई छात्रा कैथरीन ने उसे जरा भी तवज्जो नहीं दी, मानो उसने ब्रायन को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया हो। जब ब्रायन खड़ा हुआ तो डेविड थोड़ा घबरा गया और जल्दी से पूछ बैठा, ब्रायन, तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रायन ने पीछे देखे बिना ठंडी और घमंडी आवाज में कहा, घर, और कहाँ? ब्रायन को तेजी से जाते देख डेविड को कुछ अजीब सा लगा, पर वह समझ नहीं पाया कि क्या। और ब्रायन हल्का सा लंगड़ा रहा था। क्या उसे चोट लगी थी? पर ब्रायन को चोट कौन पहुंचा सकता था? और इतना ताकतवर कौन हो सकता था कि ब्रायन को नुकसान पहुंचाए? कैथरीन जैसे ही स्कूल से बाहर निकली, उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी चमकीली भूरी आंखें बिल्कुल भावहीन थीं, जैसे उसके चेहरे की ठंडी सख्ती। वह कैंपस के बगल की गली में मुड़ गई। वह जगह सुनसान थी और वहां कम ही लोग आते थे। गली में घुसते ही उसे पीछे से कई तेज और बेतरतीब कदमों की आवाजें सुनाई दीं। गली के दोनों सिरों से 4-5 बदमाश जैसे दिखने वाले लड़के बाहर आ गए। कैथरीन ने एक नज़र में पहचान लिया कि ये सचमुच गुंडे हैं, पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर। ये छात्र नहीं बल्कि सड़कों के लफंगे थे। उनमें से जो लीडर लग रहा था, उसके बाल सुनहरे रंग में डाई किए हुए थे। उसके चेहरे पर अभी भी जवानी और थोड़ी शक्ल सूरत थी, लेकिन उसकी चाल ढाल बिल्कुल बेमेल थी। ब्लॉन्डी लीडर आगे बढ़ा और कैथरीन का रास्ता रोक लिया। वह कैथरीन को ऊपर से नीचे तक देखता रह गया और उसकी अनोखी खूबसूरती से दंग रह गया। हे भगवान, ये लड़की तो हद से ज्यादा खूबसूरत है, उसने सोचा। ब्लॉन्डी एकटक घूरता ही रह जाता अगर उसका साथी उसे टोकता नहीं। पर खूबसूरती के बावजूद ब्लॉन्डी को अपना काम करना ही था, क्योंकि उसे इसके पैसे मिले थे। वह एक टांग पर झुककर खड़ा हुआ और सिर उठाकर कैथरीन को ऐसे देखने लगा जैसे बहुत डरावना हो। उसने लापरवाही से बोलते हुए कहा, सुना है, तुम स्कूल में बहुत अकड़ दिखाती हो, लड़की। कैथरीन की भौं हल्की सी तनी और उसकी शांत शक्ल पर हल्की सी झुंझलाहट दिखाई दी। उसने ब्लॉन्डी को ठंडी नजरों से देखा और सीधी बात कही, जो करना है, करो। बेकार की बातें मत करो। उसकी ठंडी आवाज और साफ साफ कहे शब्दों ने ब्लॉन्डी का मुंह बंद कर दिया। ब्लॉन्डी गुस्से से भर गया। उसने ठान लिया कि पहले कैथरीन को सबक सिखाना जरूरी है। वह लड़कियों से निपटने में बहुत आत्मविश्वासी था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, जैकी, कर डाल। जैकी ने जेब से चाकू निकाला और बुरी तरह मुस्कुराते हुए कैथरीन की ओर बढ़ा। लड़की, अगर अच्छे से रहम की भीख मांगोगी तो शायद मेरा बॉस तुम्हें छोड़ दे। कैथरीन को गुस्सा आ गया। उसे समझ नहीं आया कि ये लोग इतनी बकवास क्यों कर रहे थे। सीधे लड़ाई क्यों नहीं शुरू करते। जैकी ने धमकियां दी, लेकिन कैथरीन के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। शर्म और गुस्से से जलते हुए जैकी चाकू लेकर उस पर टूट पड़ा, पर अगले ही पल जैकी जमीन पर गिरा हुआ था, उसकी देह अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी हालत में। किसी ने नहीं देखा कि कैथरीन ने कब हमला किया। पलक झपकते ही जैकी पूरी तरह अक्षम हो गया। वह इतनी ठंडी और निर्दयी थी। ब्लॉन्डी ने कुछ आवाज न सुनकर आंखें खोली और ये दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। जैकी कैथरीन के पैरों के पास पड़ा था, बिल्कुल बेहोश सा। उसने अपने बाकी साथियों की ओर देखा और सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ब्लॉन्डी ने कांपती आवाज में पूछा,
क्या इस लड़की ने जैकी को गिराया? उसके आदमी समझ नहीं पा रहे थे कि हाँ कहें या ना। उन्होंने तो कैथरीन को हिलते तक नहीं देखा। ये बहुत डरावना था। ब्लॉन्डी ने कैथरीन को फिर घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, सोचा नहीं था कि तुम लड़ भी सकती हो। चलो लड़कों, सब मिलकर हमला करो। उसके आदमी कैथरीन पर टूट पड़े, पर कैथरीन की पलक तक नहीं झपकी। 1 मिनट बाद ब्लॉन्डी और उसकी पूरी गैंग, जो अभी तक अकड़ में थी, जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी हालत में पड़ी थी। खून तो नहीं था, पर साफ लग रहा था कि अभी भीषण लड़ाई हुई है। असल में यह कोई लड़ाई नहीं, बल्कि कैथरीन द्वारा दी गई एकतरफा सजा थी। वह अकेले दर्जनों लोगों से भिड़ गई थी और उसके दूसरे हाथ में अब भी स्कूल बैग था। ब्लॉन्डी ने उसकी ओर देखते हुए पूरी तरह हार मान ली। उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। क्या बॉस है, असली बॉस। उन्हें पता ही नहीं चला कि गली के सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की से एक और ग्रुप पूरा मंजर देख रहा था। कैथरीन के जाते ही डेविड को होश आया। उसका मुंह खुला रह गया था और उसने हाथ से जबड़ा बंद किया। डेविड ने एक बार ब्रायन को लड़ते देखा था और तभी उसके फाइटिंग स्किल्स का दीवाना हो गया था, पर अब एक लड़की को इतने जबरदस्त तरीके से लड़ते देखना, ये तो और भी चौंकाने वाला था। डेविड ने ब्रायन से कहा, तुमने देखा? मुझे तो पता ही नहीं चला कि उसने हमला कब किया। बताओ, अगर तुम और वो आमने सामने होते तो कौन जीतता? उसकी बात पर ब्रायन की भौहें सिकुड़ गईं। क्या बकवास है, ये तुलना ही बेकार थी। अगर वो कैथरीन से लड़ता तो शायद 1 मिनट भी टिक नहीं पाता। ब्रायन दंग रह गया था। कैथरीन इतनी ताकतवर थी, यही वजह थी कि उसकी टांग अब भी कांप रही थी। अगर कोई कैथरीन का सामना कर सकता तो वह वही था जो ब्रायन के दिमाग में आया। कैथरीन गली से बाहर निकली और अपनी मोटरसाइकिल उठाने ही वाली थी। अचानक एक लाल BMW Z4 उसकी ओर तेजी से आए और उसके पास आकर रुक गई। कैथरीन समझ गई कि यह कार उसी के लिए आई है, इसलिए उसने कार की ओर देखा। कार स्थिरता से उसके पास रुकी और उसमें से ऑड्री का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। कैथी, क्या मुझे देखकर तुम बहुत हैरान हो? हैरान? ये तो नामुमकिन था। बल्कि हैरान होने के बजाय कैथरीन सच में चौंक गई थी। कैथरीन ने अपनी नज़रें झुका ली और ऑड्री की ओर ठंडे भाव से देखा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं झलक रही थी। कैथरीन जितनी भी ठंडी रहती थी, ऑड्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा की तरह बेहद उत्साही थी। उसने कैथरीन को उत्साह से हाथ हिलाकर बुलाया, कैथी, आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है। मुझे लगा शायद तुम्हारे पास लंच करने के लिए कोई नहीं होगा। मैं भी यहाँ पढ़ चुकी हूँ और पास में एक शानदार रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। मैं खास तौर पर तुम्हें वहीं ले जाने आई हूँ। चलो। कैथरीन दोपहर की क्लास बंक करने का सोच रही थी क्योंकि उसे स्कूल कुछ उबाऊ लग रहा था, मगर ऑड्री के आने से उसकी सारी योजना टूट गई। कैथरीन के जवाब देने से पहले ही ऑड्री कार से उतर गई, दरवाज़ा खोला और उसे अंदर धकेल दिया। कैथी, शर्माने की जरूरत नहीं। आज मैं ट्रीट दूंगी। तुम जमकर खाना खा सकती हो। चलो, चलते हैं। धूप में ऑड्री की चमकदार मुस्कान और भी दमक रही थी। कैथरीन खुद को रोक नहीं पाई और उसकी ओर 2-3 बार देख लिया। वो ऑड्री को समझ नहीं पाती थी। स्वॉन्स परिवार में ऑड्री के साथ सबसे बुरा बर्ताव होता था, फिर भी वह कभी मायूस नहीं रहती थी, बल्कि वह ऐसी थी कि उसके पास रहने से गर्माहट महसूस होती और लोग अनजाने में ही उसकी ओर खींच जाते, जिससे कोई भी उसे मना नहीं कर पाता था। रेस्टोरेंट सचमुच स्कूल के पास ही था, जैसा ऑड्री ने कहा था। अंदर ले जाकर ऑड्री ने बड़े मन से समझाना शुरू किया, यहाँ का खाना न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि बहुत सुंदर ढंग से सजाकर परोसा जाता है। कैथरीन ऑड्री की बातें ठीक से नहीं सुन रही थी क्योंकि उसकी नज़रें तुरंत कोने में बैठे 2 आदमियों पर चली गईं। ट्रस्टन और ब्रैंडन वहां बैठे ताज़ा फाइनेंशियल न्यूज़ पर चर्चा कर रहे थे। तभी ब्रैंडन की नज़र अचानक किसी दिशा में टिक गई। ट्रस्टन ने तुरंत गौर किया और देखा कि ब्रैंडन किसे देख रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां कैथरीन होगी। क्या वो वही अपशकुन
बात पूरी करने से पहले ही उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं और उसने दांत भींचते हुए कराह निकाली। कैथरीन ने एक हल्की नज़र डाली और फिर नज़रें फेर लीं। वो उन्हें ठीक से जानती भी नहीं थी और सोच लिया कि उन पर ध्यान देना बेकार है। आखिरकार ट्रस्टन दर्द से संभला और कैथरीन का नाम याद करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही कैथरीन एक प्राइवेट रूम में जाने वाली थी, ट्रस्टन ने जल्दी से पुकारा, कैथरीन। उसकी आवाज़ ने न सिर्फ कैथरीन और ऑड्री बल्कि पूरे रेस्टोरेंट का ध्यान खींच लिया। ऑड्री मुड़ी और ट्रस्टन को देखा। वह ट्रस्टन से पहले मिल चुकी थी, इसलिए तुरंत मुस्कुरा दी, ट्रस्टन, हाय। फिर वह गर्मजोशी से उसकी ओर बढ़ी और कैथरीन को भी साथ खींच लिया। कैथरीन का चेहरा उतना ही ठंडा था जितना ब्रैंडन का। ये देखकर ट्रस्टन ने ऑड्री पर ही ध्यान केंद्रित करना बेहतर समझा। ऑड्री, क्या इत्तेफाक है, तुम भी लंच करने आई हो। ऑड्री उससे 2 साल छोटी थी। कासिया जितना बड़ा शहर था, उतने ही गिने चुने बड़े परिवार थे। इसलिए ऑड्री का ट्रस्टन को जानना लाजमी था। हाँ, कितना अच्छा संयोग है। मेरी बहन लॉयल्टी एकेडमी में पढ़ती है। मैं उसे लंच पर लेकर आई हूँ। हमारे साथ बैठो। ट्रस्टन ने ईमानदारी से निमंत्रण दिया, जिससे ब्रैंडन और कैथरीन दोनों ने एक साथ भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन ऑड्री शायद अकेली थी जो इस पर खुश हुई। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जरूर। टेबल काफी बड़ी है, हम सिर्फ 2 ही तो हैं। बिल्कुल सही रहेगा। ऑड्री बैठ गई और स्वाभाविक रूप से कैथरीन को भी बैठना पड़ा। कैथरीन ने देखा कि ब्रैंडन उसके पास बैठे थे। वह एक हाथ से ठुड्डी टिकाए हुए थे और काली पैटर्न वाली शर्ट पहने थे। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे, जिससे उसकी सांवली त्वचा झलक रही थी। वह बेहद आकर्षक और लुभावने लग रहे थे। वह आदमी सच में खुद को दिखाने का हुनर जानता था। पूरा का पूरा टीज। कैथी, ऑड्री ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। कैथरीन ने धीरे से उसकी ओर देखा। शायद वह कैथरीन की हमेशा की ठंडक की आदी हो गई थी, इसलिए ऑड्री को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। उसने हमेशा की तरह उत्साह से पूछा, कैथी, तुम क्या खाना चाहोगी? ये लो मेन्यू, देख लो। कैथरीन ने इलेक्ट्रॉनिक मेन्यू पर एक नज़र डाली, उसे कुछ पन्ने पलटे और फिर नीचे रख दिया। कुछ भी। ऑड्री ने सोचा कि कैथरीन अभी अभी गांव से लौटी है, इसलिए शायद डिशेज से ज़्यादा परिचित नहीं होगी। उसने तय किया कि वही उसके लिए ऑर्डर कर देगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ। ऑड्री ने 2-3 डिश ऑर्डर ही की थी कि तभी एक आदमी ने तीखे स्वर में बीच में टोका, एक चिकन टिक्का मसाला। बाकी तीनों की नज़रें तुरंत ब्रैंडन पर टिक गईं। ट्रस्टन को उम्मीद नहीं थी कि ब्रैंडन खुद कुछ ऑर्डर करेंगे। वो हमेशा हर बार ब्रैंडन की पसंद के हिसाब से खुद ही सब ऑर्डर करता था। ब्रैंडन ने कब से खुद के लिए ऑर्डर करना शुरू किया। ऊपर से ब्रैंडन को तीखे फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर उन्होंने इतना मसालेदार चिकन टिक्का मसाला क्यों मंगवाया? ऑड्री भी दंग रह गई। वह ब्रैंडन को जानती थी लेकिन कभी उनसे बात नहीं की थी। ब्रैंडन की शख्सियत से वैसे ही डरावनी आभा निकलती थी, इसलिए ऑड्री अनजाने में ही उनसे बात करने से बचती थी। उसे सुनने में आया था कि ब्रैंडन को मेलजोल पसंद नहीं है। इन सालों में उसने कभी नहीं सुना कि ब्रैंडन ट्रस्टन के अलावा किसी और के दोस्त हों। अब जब ब्रैंडन ने ऑर्डर किया तो ऑड्री ने तुरंत सवर से कहा, और एक चिकन टिक्का मसाला। कैथरीन ने हल्की नज़र ब्रैंडन की ओर डाली। वो बहुत बारीक नज़र रखने वाले थे। उसे पता था कि यह उन्होंने उसी के लिए ऑर्डर किया था। कैथरीन को तीखे फ्लेवर पसंद थे, जबकि ऑड्री ने जो डिशेज ऑर्डर की थीं, वो सब हल्की थीं। फिर भी कैथरीन ने जब कुछ भी कह दिया था, तो उसने बाकी निर्णय ऑड्री पर छोड़ दिया था। कैथरीन समझ नहीं पा रही थी कि ब्रैंडन को कैसे पता चला और उन्होंने उसके लिए चिकन टिक्का मसाला ऑर्डर कर दिया। खाना खाते समय कैथरीन बिल्कुल चुप रही। असल में वह बिना खाए भी शायद ही कभी बात करती थी। ब्रैंडन भी चुप थे। माहौल हल्का करने के लिए ऑड्री और ट्रस्टन को ही लगातार बातें करनी पड़ीं, वरना चारों का बिना कुछ कहे खाना काफी अजीब होता। बातों बातों में चर्चा कैथरीन और ब्रैंडन पर आ पहुंची।
ट्रस्टन अपने आप को रोक नहीं पाया और मजाक में कह बैठा, ऑड्री, भले ही पहले हम सिर्फ जान पहचान वाले थे, लेकिन अब जल्द ही हमारा आपसी रिश्ता बनने वाला है ना? ऑड्री हैरान रह गई। शुरुआत में उसे समझ ही नहीं आया कि वह किस बारे में कह रहा है। रिश्ता? कैसा रिश्ता? क्या ट्रस्टन की दिलचस्पी स्वॉन्स परिवार की किसी लड़की में थी? क्या ऐसा हो सकता है? ट्रस्टन ने ये भी नोटिस किया कि ऑड्री को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने ब्रैंडन की तरफ इशारा किया और फिर कैथरीन की तरफ। ऑड्री तुरंत समझ गई कि ट्रस्टन ब्रैंडन और कैथरीन की सगाई के बारे में बात कर रहा है। उच्च वर्गीय समाज में ब्रैंडन से शादी करना डंकन परिवार में घुसने का सपना और जीवन भर की महत्वाकांक्षा माना जाता था। लेकिन ब्रैंडन ठंडे स्वभाव का था और लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता था। वह अपना ज्यादातर समय काम में बिताता और शायद ही कभी किसी औरत के साथ उसका नाम जुड़ा सुना जाता। यहाँ तक कि एक समय यह अफवाह भी फैल गई थी कि ब्रैंडन गे है, क्योंकि उसके आसपास हमेशा सिर्फ फिस्टन परिवार ही देखा जाता था। ऑड्री ने ब्रैंडन को ध्यान से देखा। सिर्फ एक नज़र डालने पर ही ऑड्री लगभग उसके ठंडे आभामंडल से जम सी गई। उसने तुरंत नजरें फेर ली और दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। भले ही ब्रैंडन बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन ऑड्री को लगता था कि वह कैथरीन के लिए उपयुक्त नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विसेंटे ने ऐसा इंतजाम करते समय आखिर सोचा क्या था। ऑड्री की नज़र में उसकी बहन बहुत भोली थी क्योंकि वह अभी अभी गांव से लौटी थी। एक हुक्म चलाने वाले आदमी जैसे ब्रैंडन के साथ रहकर वह आसानी से आहत हो सकती थी। ऑड्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि कैथरीन को कम आंका जाएगा। अपनी बहन की रक्षा करने के लिए उसने तुरंत कहा, विसेंटे और बाकी ने यह अरेंजमेंट किया है। आजकल के लड़के लड़कियां ऐसे अरेंजमेंट्स को कब स्वीकार करते हैं? ट्रस्टन, तुम भी तो युवा हो, क्या तुम ऐसे इंतजाम को मान लोगे? ये तो मजाक है। अगर यकीन नहीं है तो मिस्टर डंकन से पूछ लो कि क्या वह मानेंगे। ट्रस्टन जवाब देता, उससे पहले ब्रैंडन, जो अब तक चिकन टिक्का मसाला ऑर्डर करने के बाद चुप था, अचानक बोला, क्यों नहीं मानूंगा? उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। ऑड्री का मुंह खुला का खुला रह गया। ट्रस्टन भी डर के मारे ब्रैंडन को घूरने लगा। यहाँ तक कि कैथरीन, जो अपने खाने में व्यस्त थी, उसने भी सिर उठाकर ब्रैंडन को देखा। उसके नाजुक चेहरे पर भौहें तन गईं। वह ऑड्री और ट्रस्टन की बातचीत को गंभीरता से नहीं ले रही थी और उन्हें यूं ही बातें करने दे रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ब्रैंडन अचानक कुछ बोलेगा। कैथरीन ने धीरे धीरे सिर उठाया और ब्रैंडन की तरफ देखा। वह कोने में बैठा आलसी और लापरवाह अंदाज में लग रहा था। जैसे ही कैथरीन ने नजरें उठाईं, ब्रैंडन ने भी उसी समय उसकी तरफ देखा। उनकी नजरें मिलीं। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बराबरी का मुकाबला मिल गया हो। कुछ देर बाद ब्रैंडन ने पहले नजरें हटा लीं। बिना किसी वजह के, हर बार जब वह कैथरीन की आंखों में देखता, ब्रैंडन को लगता उसका खून जोश से खौल रहा है। कैथरीन ने भी तभी नजरें फेर लीं। दोनों जल्द ही अपनी सामान्य स्थिति में लौट आए। जब कैथरीन ने दोबारा ब्रैंडन की तरफ देखा, तो वह भावहीन चेहरा लिए गंभीरता से बोली, तो क्या आप मानते हैं फिर? ब्रैंडन हल्की मुस्कान के साथ व्यंग्य करते हुए बोला, तुमने अभी तक मुझसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया, मिस स्वॉन। अभी मैं कैसे मान लूं? कैथरीन ने उसे देखा और धीरे धीरे खड़ी हो गई। मैं 1 हफ्ते में पूरा कर दूंगी। ये कहकर कैथरीन निकलने लगी। ऑड्री इतनी हैरान हुई कि उसे होश आने में एक पल लगा। जब तक वह संभली, कैथरीन दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। ऑड्री ने जल्दी से पुकारा, कैथी, कहाँ जा रही हो? कैथरीन ने बिना पीछे देखे 3 शब्द कहे, बैक टू स्कूल। ऑड्री जल्दी से कैथरीन के पीछे भागी और ट्रस्टन व ब्रैंडन से अलविदा कहने का भी समय नहीं मिला। कैथरीन और ऑड्री के जाते ही ट्रस्टन होश में आया। वह ब्रैंडन के पास आया और आंखें सिकोड़ते हुए बोला, मिस्टर डंकन, ये ठीक नहीं किया आपने। आप मुझसे छुपकर कैथरीन से बात कर रहे थे और मुझे बताया तक नहीं। आप तो बड़े बुरे दोस्त निकले।
फिर ट्रस्टन मुस्कुराया और उत्सुकता से पूछा, तो मिस्टर डंकन, आप और कैथरीन आखिर बात किस बारे में कर रहे थे? ब्रैंडन ने शांत भाव से उसे देखा। उसकी ठंडी नजरें ट्रस्टन पर पड़ी। बिना कुछ कहे भी ब्रैंडन ने ट्रस्टन को खामोश कर दिया और डर से जड़ कर दिया। फिर ब्रैंडन ठंडी आवाज में बोला, और कोई सवाल? ट्रस्टन ने घबराकर सिर हिलाया, नहीं, अब और सवाल नहीं। मुझे अचानक इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। ब्रैंडन संतुष्ट होकर कार की चाबी उठाते हुए खड़ा हुआ और जाते जाते सिर्फ 2 शब्द कहे, योर ट्रीट। जब तक ट्रस्टन को होश आया, ब्रैंडन काफी दूर जा चुका था। मेज पर भरे खाने को देखकर ट्रस्टन इतना परेशान हुआ कि उसने गुस्से में कांटा पटक दिया। रुको, उसे क्यों लग रहा था कि ब्रैंडन और कैथरीन एक जैसे हैं? दोनों एक ही तरह से चलते फिरते थे। क्या सच में वे स्वर्ग में बनी जोड़ी थे? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैथरीन जब स्कूल लौटी तो उसे रोनन का फोन आया। जैसे ही कॉल जुड़ा, रोनन की डरी हुई आवाज सुनाई दी, मानो दुनिया खत्म होने वाली हो। बॉस, आप सच में स्कूल में हो? कैथरीन के नाम ऑक्रोलिया के टॉप स्कूल से सबसे कम उम्र में ग्रेजुएट होने का रिकॉर्ड था। इतने सालों बाद उसका हाई स्कूल में लौटना मजाक जैसा लग रहा था। रोनन ने भी शुरू में इसे मजाक ही समझा था, पर जब उसने कैथरीन के नाम का साइन एडमिशन नोटिस पर देखा तो यह अजीब हकीकत सामने आई। उसकी बॉस सच में फिर से हाई स्कूल में थी। कैथरीन ने हल्की आवाज में हामी भरी और चुप रही। रोनन के लिए सिर्फ यह जवाब ही बहुत था। उसके पास लाख सवाल थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की कि और पूछे। उसने अपनी रिपोर्ट दी। बॉस, मैंने उस ब्लॉन्डी की जांच कर ली है जिसके बारे में आपने कहा था। सुबह उसके अकाउंट में पैसे आए थे जो लियाना ने ट्रांसफर किए थे। कैथरीन ने आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए सामने देखा। रोनन की बात ने उसकी शंका पक्की कर दी। वाकई लियाना ही उसके ऊपर लंच से पहले हुए हमले के पीछे थी। ये जानकर रोनन इतना गुस्से में था कि वो लगभग कासिया पहुंचकर लियाना को खुद सबक सिखाना चाहता था। उसने दांत भींचते हुए पूछा, बॉस, क्या मैं लियाना को सबक सिखाऊं? वो बहुत घमंडी हो गई है। मेरा मानना है कि उसे किडनैप करके मोचैक्स आइलैंड पर छोड़ देना चाहिए ताकि उसका दिमाग ठंडा हो। रोनन के गुस्से पर कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ शांत स्वर में कहा, नहीं, लियाना को मैं खुद संभालूंगी। लियाना की हरकतों का कैथरीन पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसने इस पर तनिक भी पसीना नहीं बहाया। विसेंटे से वादा किया था कि वह स्वॉन परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और कैथरीन अपने वादे पर कायम थी। उसने ये वादा विसेंटे की मौत से पहले किया था। जब तक लियाना उसकी सीमा पार नहीं करती, कैथरीन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आखिरकार उसके लिए लियाना को पूरी तरह खत्म करना सिर्फ एक आदेश की बात थी। कैथरीन पहले ये सब बाद में सोचना चाहती थी, लेकिन अब रोनन के फोन के बाद उसने तय किया कि उसे तुरंत बता दे। रोनन, एस्कना में द स्टॉर्म का डीलरशिप डंकन कॉर्पोरेशन को दे दो। रोनन चौंककर बोला, बॉस, मैंने सुना है कि डंकन कॉर्पोरेशन आपका पीछा कर रही है। अगर हम अभी उन्हें डीलरशिप दे दे तो क्या यह आपके तक नहीं पहुंच जाएगा? कैथरीन का स्वर दृढ़ और आत्मविश्वासी था। उसे जितनी जांच करनी है करने दो। हल्की मुस्कान के साथ उसने मन ही मन सोचा, अगर ब्रैंडन मेरी असली पहचान तक पहुंच गया तो वाकई वह काबिल है।